Hello dear student, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe. I hope you all are good, so stay safe, stay healthy. This is the pandemic time and under this crucial hour, do take care of yourself and your family. Dear student, I have already made two videos from the lesson number 1, the third level written by Jack Finney, and this will be the third in a row. I'm going to translate entire lesson in Hindi and afterward we will discuss some very important questions from the lesson. So stay with me till the end of this video. अगर सभी स्टूडेंट्स ने मेरी पहले की दोनों वीडियोस को देखा होगा तो यू मस्ट हैव द आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो. सी, न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफुल रेड रोड्स के प्रेसिडेंट स्मेल सारनी की कसम खाकर कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशंस, बट ऑथर सेड दैट देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशंस. बट बाद में जब वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करता है तो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है कि दिस वाज जस्ट योर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट व्हिच यू कैन फुलफिल ओनली इन द ड्रीम, नॉट इन अ ब्रॉड डे लाइट. ओके, you are not happy, right? You are not able to face the harsh reality of the modern world because modern world is full of insecurity, fear, war, worry, tension and stress and all these things, right? You want to escape. That's the reason here, right? And everything was pointing toward it. वो कहते हैं कि स्टैम्प कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट इज जस्ट अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी एंड लेटर और सूनर यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स. लेटर ऑथर एक्सप्लेन द रीजन दैट व्हाई दैट हैपेंड विद मी. ही सेड, वो बोलता है कि एक ग्रीष्मकालीन रात की बात है जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था. आई वॉज वेरी लेट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज ये बस की अपेक्षा फास्ट थी. देखिए, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ली है, 31 years old हूँ. Okay, and when I was going to the central, I saw and I passed a dozen men. बहुत सारे लोगों को देखा who were around me and they were looking like me. I wasn't trying to escape from anything. मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, right? मैं तो सीधा सीधा घर जाना चाहता था अपनी वाइफ लोइसा के पास. जब मैं वेंडरविल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर मुड़ता हूँ, फर्स्ट स्टेप में पहुंचा, there I saw that यहाँ से 20वीं शताब्दी की तरह की ट्रेनें आप ले सकते थे. और दूसरे लेवल पे पहुंचने पर मैंने देखा कि यहाँ पर सब अर्बन जो उपनगरीय क्षेत्र है वहां के लिए ट्रेनें निकलती है. एंड आफ्टरवर्ड आई जस्ट एंटर्ड इन अ आर्च डोरवे दैट वाज गोइंग टू द सबवे की ओर, भूमिगत जहां ट्रेनें जहां से निकलती उधर जा रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली आई लॉस्ट माई वे. ओके, एंड आफ्टरवर्ड आई ट्राई हार्ड, मैंने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन मैं अंदर बाहर चलता रहा. नए नए दरवाजों को, नए कॉरिडोर, नए स्टेयरकेसेस मुझे फेस हुए. अरे एक बार मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकला तो दूसरी बार एक ऑफिस बिल्डिंग में बाहर निकल गया. यानी कभी कभी मुझे लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, राइट? एंड ये नए कॉरिडोर और स्टेयर केसेस रूट की तरह आप पैदा करते जा रहा है, आगे ही बढ़ा जा रहा है. और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ एक लंबी टनल है, राइट, सिटी के नीचे जो कहीं टाइम स्क्वायर की ओर जा रही है, या दूसरी कोई टनल है या रास्ता है वो सेंट्रल पार्क की ओर जा रहा है, राइट? क्योंकि बहुत सालों से ये जो ग्रैंड सेंट्रल है बहुत सारे लोगों के लिए एस्केप का एक रास्ता रहा है. हालांकि मैंने इस बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया था. द कॉरिडोर आई वॉज इन, भी जिस कॉरिडोर में अंदर गया वो बाईं ओर घूमना शुरू हो गया और थोड़ा ढलानदार था. पहले मुझे लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ और चलता रहा, पर थोड़ी देर के बाद मैंने अपने फुटस्टेप्स की आवाज सुनी एंड लेटर आई नोटिस दैट देयर वाज समथिंग हॉलो, छिछली सी आवाज, जिसका मतलब आगे खाली जगह है, लोग बात कर रहे थे, राइट? द टनल टर्न शार्प लेफ्ट मुड़ जाती है. आई वेंट डाउन, थोड़ा सा सीढ़ियों से नीचे उतर कर मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया. कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस सेकंड पे आ गया हूं, परंतु आई नोटिस समथिंग स्टार्टलिंग देयर दैट द रूम वर स्मॉलर इन साइज, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडो थे वहां पे, ट्रेन के गेट थे, इंफॉर्मेशन बूथ था सेंटर में, वुडन का बना हुआ कैबिन था, ओल्ड लुकिंग था. मैन इन द बूथ वर, they had wore the green eye shade and long, लंबे काले स्लीप प्रोटेक्टर पहने थे. लाइट बिल्कुल डिम थी, झिलमिलाती हुई थी. स्टेशन के पार मैंने कुछ देखा कि फर्श के ऊपर ब्रास के स्पीटोन्स पड़े हुए हैं. एंड आई सॉ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग देयर. बड़ी काली साइकिल के हैंडल की तरह मूछे, राइट? जब वो स्टेशन पे इधर उधर लोगों को देखता है कि वो लगभग 1890 की भांति सभी ने कपड़े पहने हुए थे, वो कहता है कि इतनी दाढ़ी, कलमुच्छे और शानदार मूछे मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है. और औरतों ने लेग ऑफ मटन स्लीव्स, स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज.
ओके और मैंने ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव की, स्मॉल कोरियर्स की, आइब्स लोकोमोटिव, फनल शेप स्टैक, और इन सारी चीज़ों को देख के मैं श्योर हो चुका था कि मैं थर्ड लेवल पर हूँ। फिर भी वो एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है और वहाँ पे द वर्ड नाम का न्यूज़पेपर पढ़ा था विच हैजंट बिन पब्लिश फॉर ईयर्स। एंड जो मुख्य स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ बता रही थी, एंड इट वॉज एक्चुअली प्रिंटेड जून 11 1894 में। एंड वेरी सून ही टर्न टू द टिकट विंडो की ओर जाता है, ये जानते हुए कि ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन वो 2 टिकट अपनी पत्नी लुइसा और अपने लिए खरीद सकता था, जहाँ से वो यूनाइटेड स्टेट के किसी भी हिस्से में जा सकता था 1894 में। एक्चुअली ही वांटेड 2 टिकट्स गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए उसको चाहिए थे। वो बोलता है कि ये बहुत ही शानदार जगह है 1894 में, तो यहाँ पे बड़ा ही शानदार टाउन है, बड़े पुराने फ्रेम्स हाउसेस है, ह्यूज लॉन है, ट्रिमेंडस ट्रीज है, समर इवनिंग तो डबल होती है यहाँ पे। ओके क्लर्क ने किराए का हिसाब किताब लगाया। इन द मीन टाइम ऑथर वॉज काउंटिंग ऑफ हिज मनी। जब वो ऊपर देखता है तो उसने देखा कि क्लर्क उसको घूर रहा था और बोलता है कि अगर तुम हमें ठगने की कोशिश कर रहे हो ना तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये पैसे नहीं है। और वो अपने पास के कैश ड्रॉर की ओर इशारा करता है कि देखिए ऐसे होते हैं पैसे। सडनली इट वॉज डिफरेंट इन लुक एंड डिफरेंट इन साइज। ओके सो जिस रास्ते से वो अंदर गया था उसी रास्ते से वो बाहर निकलता है, क्योंकि 1894 में अगर किसी को जेल हो जाए तो कोई बहुत मज़ेदार वो वहाँ का आलम नहीं हुआ करता था। राइट, वेरी नेक्स्ट डे लंच आर उसने $300 बैंक से निकाले और उसकी ओल्ड करेंसी ले ली, परंतु उसके बाद वो थर्ड लेवल को कभी नहीं ढूंढ पाया। बट वेरी सुन वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड विद देम कि एवरी वीकेंड अब दोनों ने थर्ड लेवल को ढूंढना शुरू कर दिया था, बिकॉज दिस टाइम दे हैड प्रूफ ऑफ द थर्ड लेवल। व्हाट वाज दैट प्रूफ? सैम कहीं गायब हो गया था और उन्हें इस बात का शक था कि शायद वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस चला गया है 1894 वाली जगह में। ओके क्योंकि अक्सर वो कहा करता था कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है। What was that proof? That proof was one day when he was fussing with his stamp collection, he found one first day cover there. First day cover क्या होता है? See, the first day cover is the kind of issue, right? एक स्टैम्प जब पोस्ट ऑफिस से निकलती है तो स्टैम्प इकट्ठा करने वाले उसको खरीदते हैं और उस स्टैम्प को एक लिफाफे में लगा के अपने पते पर भेजते हैं, और उसके ऊपर जो सील लगती है, मोहर लगती है, वो इस बात को प्रूव करती है कि यस दिस इज द फर्स्ट डे कवर, ये पहले दिन ही निकला हुआ है। ओके दैट्स अ काइंड ऑफ फर्स्ट डे कवर, राइट। उसमें वो फर्स्ट डे कवर मिलता है। यूजुअली जो फर्स्ट डे कवर होता है उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर रखा जाता है, परंतु इसमें ब्लैंक नहीं था। इट हैज समथिंग। व्हाट वाज दैट? सी, अगले दिन ऑथर को पता चलता है कि उसने लगभग $800 की पुरानी करेंसी खरीदी हुई थी, एंड दिस मैन हैज फाउंड दिस थर्ड लेबर। दिस इज जस्ट समथिंग दैट हाउ इमेजिनरी, हाउ he made that third level in his mind. He was very much fed up with the modern world, harsh reality, stress, tension in body. He was not able to face the reality of the modern world. Let's try to find out something more through the questions. What does the third level refer to? The third level literally refers to the third floor of the Grand Central Station. It does not really exist. It is only in Charlie's mind. In fact, the third level is only a medium of escape for Charlie. He is an ordinary man. He finds it hard to cope with the insecurity, fear, war, worries, stresses, and tensions of the modern world. He just wants to escape from the realities of life. He wanders into the fanciful world of 1894 and finds peace and rest there. Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? Charlie had bought old-style currency to buy the tickets, but he wouldn't ever get to the third level because it was merely a product of his imagination. There was no such place as the third level at the Grand Central. Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie, and why? Charlie is an ordinary man of 31. He worked in an office. One night he got late at the office, so he was in a hurry to reach his apartment to his wife Louisa. He decided to take the subway from the Grand Central Station because it was faster than the bus. He turned into the Grand Central Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level. Then he walked down another flight of stairs to the second level. Suburban trains leave from here.
Then he ducked into an arched doorway heading for the subway and he got lost and reached the third level. Now Charlie does not know how this happened to him. He was not trying to escape from anything, he just wanted to get home to Louisa, his wife. But the third level Charlie reaches is certainly a medium of escape from him. He lives in a modern world. It is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. Charlie has to confront all these like all others. These things make life unpleasant and unbearable. Charlie's psychiatrist friend also tell him that it was his waking dream wish fulfillment. He is unhappy. When Charlie's wife comes to know of it, she also feels worried, but the psychiatrist friend tells her that there is nothing wrong with him. He first wants to escape from the realities of life. His friends also agree with the psychiatrist. They say that everything points to it. Even his stamp collecting is a temporary refuge from reality, but Charlie doesn't admit it. He says that his grandfather also did stamp collecting. He did not need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days. But the third level Charlie reaches on the Grand Central is certainly a medium of escape for him. It is a creation of his mind. He wanders on the third level and reaches the world of 1894, a romantic world quite different from our own world. From the third level, he wants to go to Galesburg in 1894. Everything was fine and peaceful there. Charlie definitely finds peace of mind in that world. What do we infer from Sam's letter to Charlie? From Sam's letter to Charlie, we infer that Sam is also facing the modern world's insecurity, fear, war, worries, stress, etc., and he is trying to escape from these realities of life. He finds security and peace in Galesburg, where life is quite peaceful and pleasant without any hurry and worry. The modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? Things were pretty nice in the good old days of our grandfathers. They did not have any worries, fear, and stress. They didn't need any refuge from reality. Their life was quite peaceful and pleasant. But the modern world is full of unrest. We are faced with insecurity, fear, war, worry, and stress. Wars threaten us. The worries and stresses are confusing and crushing humankind, and we cannot face reality. We try to find ways and means to escape from reality. Our life has become unpleasant and unbearable. Some people indulge in daydreaming and wishful thinking in order to escape from reality. Charlie remains sad and unhappy. He needs an escape and he finds it in the third level at the Grand Central, which really does not exist. But he suffers from hallucinations and reaches the world of 1894, which is full of fancy and romance. This romantic world is nothing but a medium of escape. So, by indulging in fancy and romance, we can also escape from the stress and worries and all other things of the modern world. We can also overcome the stress and worries of the modern world by developing our hobbies such as stamp collection. These definitely provide a temporary refuge from reality. Stamp collecting can take us to the old times. The past comes alive before us. Do you see an intersection of time and space in the story in the third level? Yes, the story the third level constantly moves between the present and the past. Author is a man of the present. He is an ordinary man of 31 and works in an office. One day he gets late in the office and is in a hurry to reach his apartment. The world of New York in which we find him is the present world, which is full of insecurity, fear, and stress. He finds it hard to cope with this world of hard reality. He wants to escape from it. In his hurry, he gets lost and reaches the third level of the Grand Central, which nobody believes that it exists. But Charlie is there. He is not ready to accept that it does not exist. Here, he moves into the world of the past, the world of 1894, where things were pretty nice and peaceful. He also moves into the world of his grandfather with his stamp collection. His grandfather did not need any refuge from reality. Sam's letter also takes him to the world of 1894, a world of romance and fancy. Thus, we are constantly moving from the present to the past, from one century to the other, from New York to Galesburg, Illinois. There is definitely an intersection of time and space in the story.
Apparent illogicality sometimes turn out to be futurist projections. How? Writers of science fiction sometimes say things that seem to be illogical, but their apparent illogicality can turn out to be futuristic projections. For example, the story of Daedalus and Icarus proved to be a futuristic projection of man's flying in the air. Similarly, one day there might be a third level at the Grand Central from where one can travel to anywhere in America. What does the narrator say about the Grand Central? Narrator thinks that the Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. There is probably a long tunnel that nobody knows about it. It leads to the Times Square, feeling its way under the city. There may be another tunnel to Central Park. Maybe it is a way of escape. That's how he got into it. Grand Central has been an exit for so many people for years. Philately helps keep the past alive. What are other ways in which this is done? What do you think of the human tendency to constantly move between the past, the present, and the future? Man's life is always full of strife and struggle. Therefore, he is not satisfied with the present. He wishfully thinks of the past and looks hopefully for the future. In his desire to escape from the painful realities of the present, he keeps flying on the wings of fancy. His fancy sometimes takes him to the past and sometimes to the future. But then again, he has to come face to face with the realities which he has to live in the present. All this account for man's tendency to constantly move between the past, the present, and the future. Man has invented many ways to keep the past alive. He can do it through stamp collecting, museums, and historical monuments. These things unfold the entire history of the past, and we feel as if the events are happening before our eyes.